हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या होती है, किशोर अवस्था। ठीक है, देखिए ह्यूमन लाइफ की काफ़ी अवस्थाएं होती हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे भ्रूण बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे बच्चा जन्म ले लेता है और 1 से 2 साल का है तो उसे इन्फेंट बोलते हैं। ठीक, 2 से 4 आ गया तो बच्चा टोडलर हो गया कि वो अपने जैसे खुद चलने फिरने लग गया। ठीक, फिर टोडलर के बाद 5 से 12 की जो स्टेज है उसे चाइल्डहुड बोलते हैं। फिर 11 से जो 18-19 की जो स्टेज है उसे एडोलोसेंस बोलते हैं, मतलब वो किशोर अवस्था है। इन सारी अवस्थाओं में बच्चे का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। और ये जैसे ही वो जैसे जैसे ह्यूमन जब मेल और फीमेल जब जाइगोट बनते हैं, जब एग डेवलप हो जाता है, उसके बाद से लेकर जब तक आदमी नहीं मरता डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, ये काफ़ी फेजेस हैं लाइफ की। तो हम शुरू करते हैं कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और एक ग्रो अप करते हैं ताकि वो दूसरे ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कर सके। देखिए, लेकिन ये सिर्फ एक एज तक ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इस एज में हम करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में ताकि वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो सके। ठीक है, आपको आ रहा है ना समझ में। देखिए, हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो ऑर्गन्स हैं मेल के फीमेल के, बिल्कुल डिटेल में समझे थे। इसमें हम करेंगे कि क्या 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 रीजंस हैं और कैसे कैसे ये चेंजेस आते हैं। देखिए, एक्चुअली इस चैप्टर को ना पहले होना चाहिए था और रिप्रोडक्शन वाले को बाद में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। आगे है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। देखिए, एडोलेसेंस होती है किशोरावस्था और प्यूबर्टी होती है एक हम जवानी। ठीक है, जवानी की ओर जा रहा है भाई, बच्चा तो बड़ा हो गया, हम नॉर्मली तो यही सुनते हैं। देखिए, ये एक ऐसी एज होती है, ये ना भटकने की एज होती है। इस समय जो भटक गया तो मतलब या गलत कामों में चल गया तो हमेशा ही मतलब उसकी ज़िंदगी ख़राब समझ लो। ठीक है, इसमें ना बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। आगे हम समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, इसमें बूझो का भी एग्जाम्पल दिखा रखा है कि बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज पेरेंट्स फ्रेंड्स लेफ्ट। देखिए, बूझो का ना 12वां जन्मदिन था, उसके फ्रेंड्स चले गए तो बूझो और पहेली आपस में जब बातें कर रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो पहेली जो थी उसकी बहन, वो सिर्फ लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ती थी और वो ना अचानक हंसने लगी। अरे, उसकी तो ना दाढ़ी आ गई थी। अरे, उसके तो ना आवाज़, उस भैया की ना आवाज़ इतनी अजीब सी हो रखी थी, वो इतना भैया ने इतना लंबा हो गया। और ठीक है, वो ना इतना जैसे एकदम आदमी सा लग रहा था, अभी तो वो बच्चा सा था, मतलब वो ऐसे अजीब अजीब से मजाक कर रही थी। तो उसके मम्मी ने कहा कि जो अब लड़के हैं वो ग्रोन अप, वो बड़े हो गए हैं, वो युवा होते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब जो हमारी ग्रोथ है वो बिल्कुल बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है या पेट में होता है। और जैसे जैसे 10 से 11 साल आ जाती है तो उसके जो ग्रोथ में है एकदम मतलब एकदम तेजी आ जाती है। इसे बोलते हैं एडोलेसेंस या प्यूबर्टी का ऑनसेट होना, कि मतलब शुरुआत हो गई है कि वो युवा होने लग गया है, कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब काम करने लग गई है और वो रिप्रोडक्शन या जनन के कैपेबल हो चुका है। देखिए, ये सारा अभी मैंने हिंदी में बता दिया यहाँ पे। आगे है ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। देखिए, बड़ा होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। देखिए, पहले क्या था, बच्चा सिर्फ चलना सीखा था, फिर बोलना सीखा, फिर उसके दांत आ गए, धीरे धीरे वो सोचने समझने लग गया, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाके खेलने लग गया 5-6 साल का। ठीक है, फिर स्कूल जाने लग गया। ये उसका प्रोग्रेस होता रहा, उसकी बॉडी में चेंज आए और वो बड़ा होता गया। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, ये सबके साथ ही होता है। लेकिन वो स्टेज जब उसके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो काम करने लग जाते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं कि अब एडोलेसेंस आ गई है। या एडोलेसेंस है वो बिगिन होती है करीब 11 साल में और 18 से 19 साल की एज तक वो रहती है। देखिए, अब ये एज है 11 से जैसे 12, 13, 13 से 19। ठीक है, इसको ना टीन एज भी बोलते हैं क्योंकि इन सब के पीछे टीन होता है।
13, 14, 15, 18, 19, इसको हम टीन एज भी बोलते हैं, और जिसको टीनेजर्स बोल देते हैं, या एडोलेसेंट या टीनेजर्स। लड़कियों में हो सकता है कि जो ये जो एडोलेसेंस किशोरावस्था की जो स्टेज है वो 1 या 2 साल पहले आ जाए बॉयज़ में। अगर वो एज 1-2 साल पहले आएगी तो 1-2 साल पहले वो उसकी बंद भी हो जाती है। अगर लड़का 11 साल की स्टार्ट करता है और 19 साल की उसकी ग्रोथ खत्म होती है, तो क्या होता है लड़की 9 या 10 की स्टार्ट करके 16-17 में उसकी ग्रोथ खत्म हो जाए, जितनी होनी थी वो मैच्योरिटी आ जाती है उसकी। ठीक है, देखिए जो पीरियड है एडोलेसेंस का वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देखिए कोई बच्चा है बड़ी जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, 12-13 साल में क्या पता इतनी मेच्योरिटी दिखा जाए, और कई है क्या पता 18-19 साल तक भी वो बच्चा सा दिखता रहे, उसकी क्या पता मेच्योरिटी पूरी आए ही ना, धीरे 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 फिर और बड़े होके आए। देखिए तो ये है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन ग्रोथ होती सबकी है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। देखिए ह्यूमन बॉडी में हजारों चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस में, जब ये किशोर अवस्था आती है। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इसे बोलते हैं, ये जो चेंजेस शुरुआत हो जाते हैं 11-12 साल में या 10 साल में, तो ये है कि वो उसकी युवा अवस्था शुरू हो चुकी है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड व्हेन एन एडोलेसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। देखिए प्यूबर्टी तब खत्म हो जाती है कि जब लड़का या लड़की पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव, उसके ऑर्गन्स काम करने लग जाते हैं, वो फुली वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, कि मतलब अब वो जनन कर सकता है। आगे है क्या जो हमें जो फिजिकल चेंजेस हैं वो क्या दिखते हैं। देखिए ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे ये तो इंटरनल होते हैं, हम किसी से नहीं पता लगा सकते कि यार ये प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन जो फिजिकल चेंजेस हैं वो क्या है, सबसे पहले है इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले कि जो लड़के हैं बिल्कुल ताड़ की तरह लंबे हो जाते हैं। देखिए ताड़ की तरह लंबे मतलब वो 6 फीट के आराम से हो जाते हैं, 5.5 के, कहाँ वो 4 फीट के हैं, 4 से 5, 5.5 एकदम होते ही दिखते हैं। लड़कियों को ताड़ का नहीं बोलते, क्योंकि लड़कियों के लिए तो 5, 5.5 मतलब चले जाए वही बहुत अच्छी बात होती है उसके लिए। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम the bones of the arms and the legs elongate and makes a person tall। देखिए इस समय क्या है, बच्चों के हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं और वो लंबे लंबे, अरे ये तो एकदम इतना लंबा हो गया, इसका तो शरीर ही नहीं, तो बिल्कुल ही पतला पतला, इतना लंबा लंबा, ये हम आम बात है, ये हम सुनते रहते हैं। इसमें क्या है, एक एक्टिविटी है 10.1। इसमें क्या किया कि 2 कॉलम बनाए गए हैं, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज़ की है, गर्ल्स की है। ये एक एवरेज है जो नॉर्मली चलती है। ठीक है, 8 से लेकर 8 साल से शुरू कर दिया और 18 साल तक कि 72% बॉयज़ की हम हाइट को मानेंगे अगर वो 8 साल का है, 77% मानेंगे अगर वो लड़की है और वो 8 साल की है। ठीक है, 18 साल तक उनकी कंप्लीट हाइट 100% वो ले चुके होते हैं। इसमें क्या करना है कि फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट एंड बॉयज़ ऑफ गर्ल्स एंड विद एज के साथ बॉयज़ की और जो गर्ल्स की जो एवरेज हाइट क्या होनी चाहिए, इस चार्ट में वो दिखाया गया है। फिगर in the column 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1। फॉर एग्जाम्पल बाय द एज ऑफ 11 साल का आते आते एक बॉय 81% हो जाता है, जो उसकी प्रोबेबल हाइट क्या है कि शायद उसकी हाइट इतनी हो जाएगी, उसका 80% वो पहुंच जाता है। लेकिन जो लड़की है उसकी 88% ही होती है उस टाइम। ठीक है, देखिए आपने नोट किया होगा कि जो लड़के और लड़की की जो हाइट का डिफरेंस है वो हमेशा लड़की की ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है हर में। ये रीज़न क्यों है, क्योंकि उसकी जो एडोलेसेंस है वो 1 से 2 साल पहले शुरू हो जाती है और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। देखिए वो करीब 17 साल की उसकी यहाँ पे ख़त्म दिखा रखी है, कोई की 15-16 में भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 99.5 को ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता 100 में, वो मामूली सा ही हल्का सा ग्रोथ होता है उसके बाद उसका। दिस फिगर आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर में बी इंडिविजुअल वेरिएशन। देखिए ये सिर्फ एक एवरेज है, एवरेज का मतलब है कि 10 बच्चों का देखा, उनका एवरेज निकाल दे कि अप्रोक्स इतनी बढ़ जाती है, लेकिन 10 में किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की वो कम ग्रोथ होती है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एस्टिमेट सा लगा रखा है। अब ये चीज़ हम अगर किसी बच्चे के साथ करें, हम अपनी क्लास में देखना आप
कि एक एग्जांपल ले रखा है इन्होंने कि कैलकुलेट कैसे करते हैं फुल हाइट कितनी है। पहले आप अपने प्रेजेंट हाइट देखो, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर की हो, डिवाइड करना है जो इसमें परसेंटेज दे रखी है उस एज की, ठीक, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। देखिए अगर कोई 9 साल का लड़का है और उसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, ये आपकी प्रेजेंट दिखा रखी है, आपकी क्लास में कोई 9 साल का बच्चा है और उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर लंबा है वो, तो उसके एंड तक जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी तो कितने हाइट का हो सकता है, कितने सेंटीमीटर का लंबा हो सकता है, ये एक एस्टिमेट सा है, इसे हम सिर्फ एक एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। तो 9 साल का हम देखते हैं, 9 साल ये रहा, 9 साल में वो 75% ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी थी, यहाँ पे हमें लिखेंगे प्रेजेंट हाइट उसकी है 120, 120 लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय कि परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, इस एज में कितनी परसेंटेज है उसकी 75% है, डिवाइड बाय 75 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये 25 से भी कट हो जाएगा, 25 या 75, 2500 का 100, 3 चौके 12, ठीक है, 160। अब क्या है कि जो लड़का है वो करीब 160 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। आगे है use the data given in the activity 10.1 to draw a graph, take an age on the x axis and percentage on the y axis। देखिए जो पीछे वाला जो वो था टेबल था उसी की हेल्प से हमने एक ग्राफ बना दिया, ये यहाँ पे एज ले ली और ये परसेंटेज ले ली हाइट की, ठीक है। अब क्या था, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग बनाया। देखिए जो बॉयज़ का है वो नीचे है रेड वाला और गर्ल्स का है वो ऊपर है, क्यों, क्योंकि गर्ल्स 1-2 साल पहले ही अपना ग्रोथ शुरू दिखा देती हैं और वो बॉयज़ से जल्दी उनकी ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। इसमें आप समझ भी पा रहे हैं कि जो लड़की है, जब बॉयज़ का है ये नीचे वाला, गर्ल्स का है ऊपर वाला लाइन, कि बॉय जब 8 साल का है तो उसके यहाँ पे ग्रोथ है और लड़की की 75 क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसे ही जब वो लड़की 15, 16, 17 तक आती है तो फिर उसकी सबके बराबर हो जाती है कि उनकी ऑलमोस्ट जितनी होनी थी वो 100% अपनी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इनिशियली द गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय 18 ईयर ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। देखिए इन गर्ल्स की ग्रोथ भी पहले होती है, फास्ट भी होती है, और वो 18 साल आते आते दोनों की पूरी मैक्सिमम हाइट हो जाती है। जो रेट है ग्रोथ का वो अलग अलग है सबका। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। देखिए कई है कि स्टार्टिंग में ही जल्दी दिखा देंगे ग्रोथ, कई होते हैं बाद में दिखाते हैं। अब कहते हैं कि जो पहेली है हाई कि मेरे तो हाथ पैर हैं वो ज़्यादा लंबे हो गए लेकिन मेरा मुंह है वो छोटा हो गया मेरी बॉडी से। तो देखिए जो पहेली है उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस समय जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक रेट ग्रोथ रेट पे नहीं बढ़ते, ठीक है। कई बार क्या है जो हाथ या जो पैर हैं वो उनकी साइज़ जो है बड़ा हो जाता है एकदम और मुंह छोटा रह जाता है, वो मतलब जो प्रोपोर्शन जो रेशियो चलना चाहिए सबका बराबर बराबर वो नहीं चलता, इसलिए। लेकिन जो धीरे धीरे पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक जैसे लगने लग जाते हैं कि जो उनको एक्चुअली में लगना था। आगे है कि आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार कोई बच्चा है तो उसकी हाइट कम है या ज़्यादा है उसके किसी फैमिली मेम्बर से। ये इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि वो जो जीन्स होते हैं जो वो स्पर्म में जो जीन्स होते हैं स्पर्म में और एग में, तो वो ही उसको डिसाइड करते हैं कि बच्चे की जो हाइट है या बच्चे के ज़्यादा फीचर्स हैं वो किसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में क्या होता है, देखिए जो लड़के हैं उनके कंधे ना काफ़ी चौड़े चौड़े हो जाते हैं, जैसे चौड़े अभी था बच्चा सा लगता था, बच्चे उसकी शेप ये थी, मान लो ये कंधा है, ये कमर है, ये हिप्स हैं उसके, ये फेस है। अब क्या हुआ, फेस हो गया लेकिन कंधे इतने चौड़े चौड़े हो गए, ठीक। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो उसके जो हॉर्मोन्स हैं उसकी वजह से जो ये नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि जो लड़का है उसके शोल्डर चौड़े ही होंगे, उसके जो चेस्ट है वो भी चौड़ी हो जाएगी, वो बच्चा था छोटा था 8-10 साल का था, ठीक है। अब क्या है, हैव यू नोटिस्ड that the boys in your class have broader shoulder and wider chest than the boys in junior class।
देखिए जब बच्चे छोटे थे उससे अब उसके जो कंधे हैं वो चौड़े हो गए हैं और चेस्ट भी चौड़ी हो गई है। ये इसलिए है क्योंकि उस लड़के ने प्यूबर्टी की एज को एंटर कर लिया है, ठीक है। और वो जो ग्रोथ हो रही है, जो चेंजेस हैं उसकी बॉडी में, ये उसी का रिजल्ट है। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता, लड़कियों के कंधे नहीं चौड़े होते, लड़कियों के क्या है, हिप्स चौड़े हो जाते हैं। देखिए ये उसका मान लो फेस है तो उसका हमारा कर्व आ जाएगा, ये कमर आ जाएगी और हिप्स आ जाएंगे, ठीक है। ये उसके मान लो कंधे हैं, ये कमर होगी और ये हिप्स होगी, ठीक है। ये इनकी ऐसे रेशो चलती है। बॉयज़ का क्या था, ये कंधे चौड़े हो जाएंगे, चेस्ट चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। बॉयज़ की शेप अलग है, लड़कियों की अलग है। देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आगे क्या है कि ये बॉय हो या लड़की हो, इनमें भी थोड़े से हल्का सा एक्सेप्शन होते हैं। हमेशा यही नहीं होता कि उनकी जो हाइट है उसकी रेशो, अगर मान लो चेस्ट है शोल्डर है 3, 2, 3, ये 2 उसकी वेस्ट है, ये 3 है और कई बार ये 3 हो जाती है। कई कई केस में आप देखेंगे कि लड़कों के हर एक के शोल्डर इतने चौड़े नहीं होते, उनकी रेशियो भी 3, 2 वाली चलती है, ठीक है। या लड़कियों की कई बार शेप ऐसे हो जाती है कि 3, 3, 2, 4, कि कई लड़कियों की ना जो हिप्स हैं वो काफ़ी चौड़े हो जाते हैं, ठीक। एक ये भी होता है और कईयों की होती हैं मतलब 2, 3, 3 कि मतलब ये मतलब अलग अलग टाइप की ना बॉडी की चेंजेस हैं, ये आप फिजिकली भी देख सकते हैं। आगे है कि वॉइस चेंज। वॉइस चेंज का क्या है, जो लड़कों की है उनकी आवाज़ बिल्कुल भारी हो जाती है, अकड़ी सी आवाज़ हो जाती है। लेकिन जो लड़कियां हैं उनकी आवाज़ बहुत सुरीली हो जाती है और लड़के उनकी सुरीली आवाज़ों पे बहुत मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है। फिर देखिए, डिड यू नोटिस द समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज इन योर क्लास क्रैक, क्रैक मतलब घर घर की आवाज़ है, बड़ी भारी सी आवाज़ हो जाती है। क्योंकि जब ये प्यूबर्टी आती है, जो वॉइस बॉक्स है जिसको लेरिंग्स बोलते हैं वो ग्रो करने लग जाता है। वॉइस की जो आवाज़ है वो लार्ज हो जाती है, क्योंकि ये जिनका जो वॉइस बॉक्स है वो भी बड़ा हो जाता है और वो जो हम उनका जो गला है वहाँ से प्रोट्रूड मतलब बाहर की तरफ निकल जाता है। ये यहाँ पे दिखा भी रखा है यहाँ फिगर इसमें। ये रीज़न किस लिए होता है, ये एडम के एप्पल की वजह से होता है। ये इसका वॉइस बॉक्स है बॉयज़ का, ये इतना बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से उनकी जो आवाज़ है वो भारी भारी हो जाती है। देखिए, इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। बॉयज़ का जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन लड़कियों का बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है और बाहर से भी नहीं दिखता। लड़कियों की आवाज़ क्या है, हाई पिच की हो जाती है, लेकिन जो लड़कों की आवाज़ है वो डीप वॉइस हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स द मसल ऑफ द ग्रोइंग बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम होर्स। कई बार ना कर्कश सी आवाज़ होती है, मतलब जैसे स्पीकर फट रहा है भाई तेरा, तो ऐसी आवाज़ आएगी। क्यों, क्योंकि जो उसकी जो मसल है, उसकी जो वॉइस बॉक्स है वो कंट्रोल में नहीं होती, और जब वो कंट्रोल में आ जाती है 1, 2, 4 हफ्ते के बाद, तब उसकी आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। इस समय क्या होता है कि जो लड़कों को लगता है कि लड़कियों की आवाज़ ना बिल्कुल कोयल जैसी है, कि कोयल सी तेरी बोली, और वो लड़कियों की ना बिल्कुल मोहित हो जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। और ये क्योंकि ग्रो एज ही ऐसी होती है कि इसमें जो लड़का है वो लड़की की तरफ और जो लड़की है लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। आगे है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। देखिए इसमें क्या है, जो स्वेट ग्लैंड है और सेबेशियस की जो ऑयली ग्लैंड है, अब क्या जो बॉडी है वो पसीना भी निकालेगी और ऑयल भी निकालेगी। आपने देखा होगा टीवी में भी ऐड आती हैं, अरे इसके कितने पिंपल्स हो रखे हैं, कईयों की तरह ये पिंपल कम और मुंह ना ऐसे लगता है जैसे कटहल का पेड़ वो हो गया हो, फल हो गया हो, कि इतने पिंपल ही पिंपल है, सारा मुंह पिंपल से ही भर जाता है, ठीक है। लेकिन ये ना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि ना ये एज ही ऐसी होती है कि जिसमें बॉडी में ग्लैंड्स निकलती हैं, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, तो जिसकी वजह से बॉडी ये सारी चीज़ें बाहर निकालती है। अब क्या हुआ, मैं किसी के घर पे गई, उसका बाथरूम देखा तो भाई उसमें तो फेस एक्ने अलग है, फेस पे मास्क अलग है, फेस का पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम पूरा दुकान ही खोल रखी थी। इतने केमिकल भी नहीं यूज़ करने चाहिए, सिंपल सा पानी से जितना हो सके पानी से धो और नेचुरल चीज़ें लगाओ आप, ठीक है। और इसको ना छेड़ो मत, बार बार छेड़ोगे उसमें घाव हो जाएंगे, डॉक्टर के जाओगे, डॉक्टर 70 दवाइयाँ बता देंगे, वो ज़्यादा नुकसान कर देगी। कहीं और खाम का रिएक्शन हो गया तो वो ज़्यादा निशान हो जाएंगे आपके फेस पे।
तो इस पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये नॉर्मल चीज़ है। आगे है कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। देखिए सेक्स ऑर्गन अभी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बॉयज़ के क्या है, टेस्टिस होते हैं, फिर पेनिस है, और लड़कियों का क्या है, वेजाइना है और ओवरीज है। ठीक है, यह आपने प्रीवियस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब क्या है कि जो इनके जो सेक्स ऑर्गन है ये फुली डेवलप होने लग जाते हैं। उसमें तो हम डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आ गए थे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन होता कब है, ये 11-12 साल में ये उनकी चेंजेस उनकी बॉडी में आने लग जाते हैं। एट प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। इस समय ये बिल्कुल कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं, और जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और जो लड़कियां हैं जो उनकी ओवरीज हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और वो एग को मैच्योर हो जाते हैं, एग को प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, और वो एग्स को रिलीज करने लग जाती हैं। देखिए आपको एक बात आए कि जो स्पर्म है ये क्या है, इनमें ना हल्की सी स्मेल होती है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन जो छोड़ते हैं जो बॉयज़ की जो तो क्या है, अगर आपको बताऊं, जैसे कुत्ता है, कुत्ते ना जब वो यूरिन करते हैं तो अपने ना एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये एरिया मेरा है। आपने बड़ों से भी सुना होगा कि अगर किसी दूसरे एरिया का कुत्ता इसमें घुस जाता है तो यहाँ के जो सारे कुत्ते हैं वो उसको यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक, क्योंकि वो अपनी बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं, वो जगह जगह अपना यूरिन छोड़ देते हैं। यूरिन में क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो ये स्पर्म्स होते हैं इनकी ना बड़ी तेज स्मेल होती है। इस स्मेल से वो अपना एरिया डिसाइड करते हैं। अगर कोई बाइक ए एरिया में खड़ी है, मान लो ये ए एरिया है, यहाँ पे कोई बाइक खड़ी थी, ए एरिया से वो बी एरिया में चली गई और उस पे किसी डॉग ने यूरिन कर दिया। ठीक, अब वो यूरिन जो बाइक वाला जब यहाँ जाएगा तो बी वाले सोचेंगे कि भाई कोई कुत्ता आ गया, तो वो उसके बाइक के पीछे पीछे भागेंगे। आदमी सोचेगा कि मेरे को काटने के लिए दौड़ रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन या जो ये स्पर्म थे उसकी जो गंदी सी जो स्मेल थी उसकी वजह से वो कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक ये रीज़न ये भी होता है। आगे है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। देखिए इस समय क्या है, मेंटल क्या, वो मानसिक उसकी जो बौद्धिक क्षमता है या जो उसकी संवेदनशील है, वो इमोशनली उसकी मैच्योरिटी, वो समझदार हो जाता है, वो चीज़ों को जानने की इच्छा करता है। ठीक, ये एक एज ऐसी होती है, इसमें क्या है, लड़के जो ज़्यादातर ऑपोजिट सेक्स होता है, जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। कहेंगे भाई वो ना भावनाओं में इतनी बह जाते हैं, एक दूसरे की तरफ जिएंगे मरेंगे तेरे साथ, कि मैं तेरे लिए तारे तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो कहेंगे अरे यही अच्छा है, हमारे माँ बाप ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करा, और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए 2-4 दिन कोई बढ़िया बात करेगा तो कहेगा यही अच्छा है, ठीक है, उसने कुछ बुरी बात कह दी, नहीं नहीं ये तो गंदा मेरे लिए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें ये किसी का बस की बात नहीं होती। ये फिजिकल ये जो चेंजेस हैं इमोशनल, ये आने ही आने हैं। और इस समय अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अगर आप नहीं भटके, गलत रास्ते पे नहीं चले, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा ही लड़खड़ा गए तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, इसमें क्या है, एडोलेसेंस is also a period of change in person way of thinking. Adolescents are more independent than before and also self conscious. देखिए सेल्फ कॉन्शियस क्या होती है कि अरे वो मेरे को तो ना सलमान खान की तरह बॉडी बनानी है भाई, मेरे को तो ना उस हीरो की तरह ऐसे अपना 6 पैक बनाने हैं। ठीक है, तो वो जिम जाने लग जाएंगे। लड़कियां क्या होएंगी, वो अरे मेरे को तो ना उस हीरोइन की तरह भाई ऐसे हेयर स्टाइल करने हैं बहन, या मेरे को तो ना ऐसे लगना है, मेरे को ना ऐसी फिगर बनानी है, मेरे को 0 फिगर बनानी है, मुझे ये करना है वो करना है। तो जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं अपना रोल मॉडल चुनने लग जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लग जाएंगी, उनको फॉलो करेंगी। हर चीज़ वो ऐसी ड्रेस डाली तो ऐसी ड्रेस मैं भी डालूंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस फेस में होने लग जाती हैं, और ये आम बात है। इस पे ऐसे नहीं है कि अरे मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, या वो मेरे को लड़का अच्छा लगने लगा है। देखो अच्छा लगना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन आप गलत चीज़ मत करना। ठीक है, आप ये नहीं है कि आप उसके साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं फिजिकल रिलेशन में, और वो कहीं आपको भारी नुकसान ना कर दे, क्योंकि एक एज ये बहकने वाली एज है।
इसमें लोग ड्रग्स वगैरह करने लग जाते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जो ये फेस है, इसमें जो ये टाइम है, ये अपनी पूरी लाइफ का, इसमें ब्रेन का ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है लर्निंग की। इसमें आप जो चाहे वो बन सकते हैं, ठीक है। इतना आपको याद कर सकते हैं, इतना आप अपने पूरे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो समटाइम्स है, जो बच्चे हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, और वो जो उसके जो बॉडी के जो चेंजेस हैं उसके साथ, या माइंड के जो चेंजेस हैं उसके साथ अडप्ट नहीं हो पाते। तो आपको ज़रूरी है कि कोई ये रीज़न नहीं है मतलब इनसिक्योर होने का, क्योंकि ये नेचुरल है और ये सबके साथ हुआ है। आपके माँ बाप के साथ भी हुआ था, आपके बड़े भाई बहन के साथ हुआ है, मैं बोल रही हूँ मेरे साथ भी हुआ, आपके टीचर्स के साथ भी यही हो रखा है। और ये किसी आम सी बात है। आप अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी अलग लगता है। आगे है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए, सेकेंडरी का मतलब देखो, मेन क्या हुआ कि इसके ऑर्गन्स डेवलप हो गए। सेकेंडरी में क्या हुआ कि ये उसके बॉयज़ के जो फेसेस हैं उसके ऊपर फेशियल हेयर आ जाएंगे, दाढ़ी मूछ आ जाएगी, ठीक है। ये सब क्या है, उसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। या जो एट दिस फीचर, ये जो फीचर्स हैं जो हमें मेल से फीमेल को अलग करते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, जो बॉयज़ हैं उनके जो हेयर हैं वो चेस्ट पे भी आ जाते हैं, और जो लड़का और जो लड़की है दोनों के हेयर हैं वो अंडर आर्म्स, आर्म्स के नीचे आएंगे, और रीजन्स आएंगे थाइस के ऊपर, और प्यूबिक रीजन मतलब उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब उनकी वजाइना और उनकी पेनिस के आसपास भी हेयर्स आ जाते हैं। और ये नेचुरल चीज़ है, और आपको साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आगे है द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। देखिए, अब ये जो चेंज आ रखे हैं, ये किसकी, कौन करवाता है इनको, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। ये करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। इनको कौन सेक्रेट करता है, कौन सी ग्लैंड है जो ये हार्मोन बनाती है, ये करता है एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, जो मेल का हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये वो स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना टेस्टिस पे जैसे ही उसकी प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, ठीक। जैसे ही उसकी जो प्यूबर्टी है, जो युवा अवस्था है, वो शुरुआत होने लग जाती है, तो जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो उसके टेस्टिस रिलीज कर देती है। लेकिन किसके कहने पर, इन एंडोक्राइन ग्लैंड के, या आगे आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके कहने पर, ठीक है। दिस चेंजेस कोजेस, जो ये हार्मोन है वही जो बॉयज़ के जो चेंजेस हैं उसके लिए, उसकी आवाज़ बिल्कुल भारी हो जाएगी, वो एकदम लंबा हो जाएगा, उसके कंधे चौड़े हो जाएंगे, उसके फेस पे बाल आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें ये टेस्टोस्टेरोन ही करवाता है, ठीक है। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरी बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। जैसे ही लड़कियों में प्यूबर्टी आती है तो फीमेल का हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो फीमेल्स में जो चेंज अभी हमने पढ़े थे कि उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली हो जाती है, उसकी हिप्स हैं वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं, और कमर से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब पिंपल्स वगैरह आना, ये भी जो भी उसके वो भी अपना रोल मॉडल चुनते हैं। ये सारे चेंजेस उसके एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है। और जो उसके जो मिल्क सेक्रेटिंग जो ग्लैंड्स हैं, या हम बोलते हैं मैमल ग्लैंड, वो उसकी जो ब्रेस्ट है वहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। और इन हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन का जो कंट्रोल है वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। देखिए, हॉर्मोन्स का जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, इनको इनिशिएट करने का क्या काम होता है। एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर टारगेट पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये हॉर्मोन्स को रिलीज करती है ब्लड में, और वो फिर ब्लड में जाके जो टारगेट साइट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये जो टारगेट साइट है वो वैसा ही रिस्पॉन्स करती है जैसा कि हार्मोन इंफॉर्मेशन लेके आया हुआ है, ठीक है। द टेस्टिस एंड ओवरीज सेक्रेट सेक्स हार्मोन, ये हमने अभी पढ़ा। यू हैव लर्नड दैट दीज हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी कैरेक्टर अभी हमने ऊपर पढ़े थे कि फेस पे बाल आ जाते हैं, ये छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं। और ये जो सेक्स हार्मोन है इनको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस फिगर 3 में भी हम देख सकते हैं कि हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज
टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। देखिए जो पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो मेल की टेस्टिस को कहेंगे कि तुम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को छोड़ दो भाई, और जो ओवरीज को कहेंगे तुम एस्ट्रोजन छोड़ दो फीमेल्स में। ठीक है, अब इन्होंने जो हॉर्मोन्स जो ये रिलीज कर देते हैं उसके बाद वो ब्लड में जाते हैं, ब्लड में जाएंगे और जो बॉडी के जो टारगेट साइट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फेस पे पहुँच जाएंगे कि अब तुम्हें यहाँ पे दाढ़ी मूछ निकालनी है। ठीक है, चेस्ट पे पहुँचेंगी तुम्हें यहाँ पे बाल निकालने हैं, मसल पे पहुँचेंगी तब तुम्हें इनके कंधे चौड़े करने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये जो प्यूबर्टी के जो चेंजेस हैं वो उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। आगे है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? Adolescent become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gamete। देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में बैठा था कि मेल और फीमेल का जो स्पर्म और जो ओवा है वो कंबाइन होके जो वो फ्यूज हो जाता है तो जाइगोट बनाता है। ठीक है, ये इनको हम गैमेट्स बोलते हैं। जो ये स्पर्म और जो ओवा होते हैं उसको गैमेट्स बोलते हैं। ये फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद एक मैच्योर एग और फिर एम्ब्रियो बनेगा और ये बच्चे में वो पूरा मैच्योर हो जाएगा। ठीक, ये द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ठीक है, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन्स एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age and generally lasts till approximately 45 to 50 years। देखिए लड़कियों का जो रिप्रोडक्शन का जैसे मान लो जो फेस है ये 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है और 40 से 45 साल तक रह जाता है, लेकिन बॉयज़ का थोड़ा लंबा चलता है। द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। देखिए जैसे ही युवा अवस्था आई या प्यूबर्टी उसकी स्टार्ट होगी तो लड़कियों का जो ओवा है वो मैच्योर होने लग जाता है। जैसे कि एक ओवम मैच्योर होता है और रिलीज एक बाय हर, देखिए हमारी ओवरीज 2 होती हैं लेडीज़ में, पहले एक ओवरी एक ओवम रिलीज करेगी और अगली बार दूसरा ओवम रिलीज करेगी। ठीक है, और ये 28 से 30 दिन का इसका साइकिल होता है। 28 से 30 दिन बाद दूसरी ओवरी काम करने लग जाती है। During this period, the walls of the uterus become thick so as to receive the egg. In case it is fertilized and begin to develop, this result in pregnancy। देखिए इस फेज में क्या होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये था उसका यूट्रस, ये है इसकी ओवरीज। ठीक है, 2 ओवरीज हैं, ये फेलोपियन ट्यूब। ठीक, होता क्या है यहाँ पे मान लो इस ओवरी ने एग दिया, ये ओवा रिलीज कर दिया। अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं पहुंचा पेनिस के द्वारा, तो अगर यहाँ पे स्पर्म पहुंच गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एक बेबी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होने लग जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि अब यहाँ पे बेबी के लिए जो स्पर्म है और जो ओवा है, ओवा प्लस स्पर्म यहाँ पे वो ग्रो करेंगे, फर्टिलाइज होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो वॉल्स बनी थी ये धीरे धीरे गिरने लग जाती हैं यहाँ से, और जो ये एग बना था, ओवा बना था, वो भी धीरे धीरे हर महीने लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कि इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द रिलीज्ड एग and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off। ठीक है, वो नीचे गिरने लग जाती हैं। This causes bleeding in woman which is called menstruation। देखिए लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए ये समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि कल को आप एक पिता भी बनेंगे, आप भाई भी हैं किसी के, आप बेटे भी हैं किसी के, तो आपको एक फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस सेंस में कि इस समय जो लेडीज़ हैं उनको काफ़ी दर्द भी होता है, वो काफ़ी लो भी, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ी हो जाती है, ये कॉमन बात होती है क्योंकि उससे दर्द काफ़ी होता है उसके पेट में। द मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days। 28 से 30 दिन में एक बार होता है। द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops। The stopping of menstruation is called menopause। देखिए
45 की एज में ये बंद हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं कि मीनोपोज हो गया। ठीक है, जब स्टार्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं मीनार्क। और ये सब में ही होता है, हर लड़की का होता है। अगर ये नहीं होगा तो वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। ठीक है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन, इसको भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं। द साइकिल इंक्लूड, ये जो साइकिल है इसमें क्या होता है, इसमें एग मैच्योर होता है और वो रिलीज हो जाता है। जो यूट्रिन की जो वॉल्स जो थिक हो जाती हैं वो धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं अगर प्रेगनेंसी वहाँ पे नहीं होती। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ पे बच्चा मतलब ग्रो करने लग जाता है, तब ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होते। 9 के 9 महीने जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उस समय ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होते। आगे है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। देखिए, एक ही हमारे समाज में बड़ा मिथ है कि अरे ये तो ना इसके ना 2 लड़कियां होगी, 3 लड़कियां होंगी, 4 होगी, तो ये ना उस औरत की वजह से हुई है, मैं तो ना मेरी बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगी, ये है वो है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये तो हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां पैदा कर रही है। बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं लेडीज़ को, भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि लड़का हो या लड़की हो, इसका डिटर्मिनेशन सिर्फ लड़के के ऊपर ही डिपेंड करता है, लड़की का इसमें कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता ये अब हम आगे समझेंगे। देखिए, जो जो एग है जो फर्टिलाइज होता है या जो जाइगोट है वो क्या है, वो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो बेबी का जो सेक्स है कि वो मेल होएगा या फीमेल होगा, उसको डिटरमाइन करता है। वो कौन करता है, ये जो जाइगोट है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्रोमोसोम्स, आपने पढ़ा भी होगा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये वही इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ये आगे डिटेल में समझेंगे कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कि एक ह्यूमन बींग में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम से। इसमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसका नाम है एक्स और वाई। देखिए, जो फीमेल होती हैं उसमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं। देखिए, फीमेल है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स एक्स होंगे और जो मेल होगा उसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा। देखिए, एक्स का मतलब है लड़की, फीमेल में तो वैसे ही एक्स है, वो तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं मेल की बारी, मेल में है एक एक्स और एक वाई। ये जो वाई है ये लड़का पैदा होने का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से लड़की पैदा हुई है। एक्चुअली में जो लड़का है वही गुनहगार है, लड़का या लड़की होने का। ठीक, हम लेडीज़ को नहीं बोलना चाहिए। आगे है, ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स वाइल ए मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई। द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव only 1 set of chromosomes. The unfertilized egg always has X chromosome, but the sperm has 2 kinds. One kind has X and other has Y. ठीक है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्पर्म है ये वाई स्पर्म है और ये एक्स है। ठीक है, इसमें मान लो एक्स क्रोमोसोम है स्पर्म में, ये एक लड़की का एग है। अगर वो एग तो देखो एक्स ही होता है, अगर वाई एक्स के साथ आ गया, फ्यूज़ हो गया तो लड़का बना देगा। लेकिन अगर एक्स आया, मेल से एक्स आया, फीमेल का एक्स के साथ जुड़ गया तो वो लड़की बना देगी। ठीक है, उससे लड़की पैदा होगी। तो इसलिए हमें फीमेल्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की होना मेल के बस की बात होती है। व्हेन ए स्पर्म containing X chromosome fertilize with the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child. If the sperm contribute a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into male child. देखिए, अभी हमने समझा था कि अगर X X फ्यूज़ हो गए तो लड़की बनेगी और Y और X फ्यूज़ हो गए तो लड़का बनेगा। आगे है हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। और कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं इसमें है, ये फिगर देख रहे हैं हम। सबसे ऊपर है पिट्यूटरी ग्लैंड, यही सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, देखिए कईयों का ना घोंघा हो जाता है एकदम ना, ये जो गला है सूज जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। उसको बोलते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये ढंग से काम नहीं कर रही, या इसमें जो थायरोक्सिन इसको जो प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से उसका गला बिल्कुल सूज जाता है। यहाँ पे है एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनलिन छोड़ता है, सेक्रेट करता है। फिर है पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। आपने ये प्रीवियस चैप्टर में भी समझा होगा। देखिए, यहाँ पे मेल और फीमेल का दोनों का इकट्ठा दिखा दिया कि ये है ओवरीज, यहाँ पे ये ओवरीज ईस्ट्रोजन को रिलीज करती है, जो टेस्टिस है वो
टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है और ये सब कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे है ये सारा हमने यहाँ पे पढ़ देख लिया कि यू हैव लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड ओवरीज, देर आर अदर इंडोक्राइन ग्लैंड लाइक थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल। ये अभी हमने देख ली यहाँ पे। द भोजन पहली ये एक्चुअली कह रहे हैं कि एक वहाँ पे था, एक आदमी था, उसकी जो थायराइड ग्लैंड थी वहाँ पे एक बीमारी हो गई थी जिसे बोलते हैं गोइटर। गोइटर क्या होता है कि जो उसका जो थायराइड ग्लैंड थी वो उसके जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करने थे वो उसने नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो उसको वो बीमारी हो गई। ऐसे ही आपने सुना होगा कि जो शुगर की बीमारी है, शुगर या उसको बोलते हैं डायबिटीज़, ये बीमारी क्यों होती है? जब किसी की पैंक्रियाज सफिशेंट इंसुलिन को नहीं प्रोड्यूस करती तो उसको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। आगे समझ में, तो उसको जो इंजेक्शन्स वगैरह लगती है, मेडिसिन लगती है, तो उसको एक्सटर्नली वो इंसुलिन उसको बॉडी में देना पड़ता है ताकि उसकी शुगर या डायबिटीज़ हम बोलते हैं जिसे, वो कंट्रोल में आ सके। आगे है, देखिए जो एड्रिनल है, अभी ऊपर देखा था, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, वो एड्रिनलिन प्रोड्यूस करती हैं और वो बॉडी के स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं। अगर मान लो कोई गुस्सा है या काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है या कोई ज़्यादा चिंतित है तो वो सब कंट्रोल करता है ये एड्रिनल या एड्रिनलिन। ठीक है, जो थायराइड और जो एड्रिनल्स हैं वो हॉर्मोन्स को तब रिलीज करते हैं जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, जब पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करती है वो क्योंकि वो ज़रूरी है नॉर्मल उसकी ग्रोथ के लिए। आगे है रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। देखिए अभी तक तो हमने देखा था कि जो मेल्स में क्या चेंजेस आते हैं इन हॉर्मोन्स की वजह से। देखिए जो इंसेक्ट्स हैं और जो फ्रॉग्स वगैरह हैं उनकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं ये हॉर्मोन्स की वजह से। देखिए अभी आपने देखा था जो सिल्क मोथ और जो फ्रॉग की जो लाइफ है वो देखी थी। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मोथ। ठीक है, recall from the class 7 the stages of life history of silk moth. Similarly the tadpole passes through certain stage to become a frog. अभी चैप्टर 9 में भी देखा था कि जो टैडपोल हैं वो एक फ्रॉग बनने के लिए कई फेजेस से गुजरते हैं। पहले वो एग होते हैं, एग से छोटा टैडपोल बनते हैं, फिर थोड़ा बड़ा बनते हैं और फिर वो पूरा कंप्लीट फ्रॉग बन जाते हैं। ठीक है, ये उसकी सर्कल था, साइकिल था लाइफ का। तो जो ये चेंजेस हैं वो लार्वा से अडल्ट में जो बन जाते हैं उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, द चेंजेस जिसमें इसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस होते हैं और वो जो उसके जो हॉर्मोन्स हैं उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इन चेंजेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। देखिए वो इसको इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं। फ्रॉग में इसको थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, जो थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। इफ द वाटर इन आयोडीन इन विच टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। देखिए अगर जिस पानी में अगर आयोडीन नहीं है तो वो जो टैडपोल हैं वो मेंढक या एडल्ट नहीं बनेंगे क्योंकि उनको इस थायरॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है उनको बॉडी को डेवलप होने में। आगे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग है वो ही बोली जाती है कि उसकी इंडिविजुअल की हेल्थ कैसी है। देखिए टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज एट एनी एज needs to have a balanced diet. The person must observe personal hygiene and undertake adequate physical exercises. देखिए सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्वेट निकालना चाहिए ताकि बॉडी के जो एक्स्ट्रा सोल्ट वगैरह है वो निकल जाए, और आप अच्छा खाना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आगे है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इसमें आपने काफ़ी ग्रोथ भी देखी, इसमें इमोशनली और फिजिकली काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए जो एडोलसेंट है उसकी जो डाइट है उसको भी केयरफुली प्लान होना चाहिए। उसकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट हो जानी चाहिए कि उसमें उसकी डाइट में
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। हमारी जो इंडियन मील है जैसे रोटी, दाल, चावल, वेजिटेबल्स होगी, दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, कर्ड वगैरह होगी, तो ये सारी एक बैलेंस डाइट है हमारी। और जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए माँ का दूध उसको सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है उसकी। देखिए इस बढ़ती उम्र में वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे खून बढ़े, क्योंकि खून बनेगा और मैक्सिमम काम खून ही करता है। हार्मोन को लेके जाना इधर उधर, जो भी काम है, ऑक्सीजन को लेके जाना हमारी सारी बॉडी पार्ट्स के लिए, ये काम होता है खून का, आयरन का। तो आयरन को जो बनाती हैं वो चीज़ें, आयरन रिच फूड जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, गुड़ वगैरह, मीट, सिट्रस फूड, इंडियन गूसबेरी, आंवला, ये सारी बहुत ही ज़रूरी है और आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए। इस फिगर में भी दिखाया गया है। देखिए जो चिप्स है और जो पैकेट फूड है, स्नैक्स हैं, वो आपको उसकी बिल्कुल कम कर देना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। आपने देखिए जो चिप्स का पैकेट है उसके पीछे आप देखना न्यूट्रिशनल फैक्ट मिलेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें क्या, सब में एनर्जी होएगी, ऑयल्स होएंगे, फलाने धिकड़े, ये ऑयल है वो ऑयल है, या फैट्स होएंगे, एडिड शुगर वगैरह होएगी, तो ये सब हार्मफुल होते हैं। अगर आप उसमें विटामिन, कैल्शियम, मिनरल वगैरह की क्वांटिटी देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर है या बिल्कुल 0 कुछ कुछ परसेंटेज होती है। तो इसलिए आप आगे से कोई भी पैकिंग का चीज़ खाएं तो एक बार आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर देखें, आपके लिए कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है। देखिए अब तो आपकी ना समझ नहीं आएगा, ठीक है, ये एज ही ऐसी है, कुछ समझ भी जाएंगे, क्योंकि ये ओबेसिटी की आजकल इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो रखी है कि हल्का सा खाने से ना, क्योंकि एक तो आजकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का काफ़ी यूज़ हो रखा है, जिसकी वजह से बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और जो मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है, बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते और फैलते जा रहे हैं, मोटे हो जाते हैं, बॉडी शेमिंग जैसी चीज़ें महसूस करते हैं। तो आप पहले ही कंट्रोल कर लेंगे इसी एज में तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होएगा। आगे है कि पर्सनल हाइजीन, एवरीवन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वंस ए डे। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. All part of the body should be washed and cleaned every day. देखिए बिल्कुल आपको साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। If the cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. देखिए आपकी जो स्वेट ग्लैंड है वो काम करने लग जाती हैं, शरीर से स्वेट है या सोल्ट बोलते हैं हम जिसे, वो निकलने लग जाता है। अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। देखो भाई आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं उनको उनके प्राइवेट पार्ट में भी काफ़ी इचिंग्स वगैरह ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं इस समय, अगर आप उसको साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। और जो लड़कियां हैं उनको स्पेशली जब उनका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन जब चल रहा होता है, जब वो पीरियड्स पे होती हैं, तो उनके जो पैड हैं वो टाइम टू टाइम चेंज कर लेने चाहिए, ऐसा नहीं है। और कपड़े का कम नहीं यूज़ करना चाहिए। देखिए आपने पैडमैन मूवी भी देख ली होगी, उसमें भी यही समझाया गया है कि आपको जो कपड़ा है उस पर काफ़ी जम्स रह जाते हैं, वो साफ़ नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से वेजाइना में काफ़ी इचिंग भी हो सकती है, वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इवन जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है वो बंद हो सकती है, ओवरीज काम करना बंद कर सकती हैं। देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं और कल को आप माँ नहीं बन सकती। और एक ये लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि आपको बच्चा पैदा करना, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसको बहुत ज़रूरी मानती हैं। हर फैमिली यही सोचती है कि हमारा खुद का ही बच्चा हो। अडॉप्ट करना देखिए वो एक अलग केस है, आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है, लेकिन जो लड़का हो लड़की हो दोनों में ही कोई ना कोई बीमारी हो सकती है अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे। आगे है फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है करनी, आपको वॉकिंग करनी चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट ले लेना चाहिए, कोई गेम खेलना चाहिए, ताकि आप हेल्दी भी रहें, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। आपको किसी ना किसी गेम में इंडोर हो या आउटडोर हो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो गेम्स भी खेलते रहने चाहिए। देखिए हमारी लाइफ में काफ़ी मिथ और टैबूज़ हैं, ये हमें ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आज कल का भविष्य है तो आपको ज़रूरी है। देखिए ए गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट द बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर लड़की सिर्फ देखने मात्र से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, लड़की तब तक प्रेग्नेंट नहीं होती जब तक पीनस उसकी बॉडी में नहीं जाता और वो स्पर्म रिलीज नहीं करता और उसकी बॉडी का एग और स्पर्म मिलकर एक एम्ब्रियो या जाइगोट नहीं बनाता, तब तक लड़की
प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। मेन सा रीज़न है कि जब तक लड़का लड़की फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते तब तक लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये अभी हमने देखा था कि माँ का कोई रोल नहीं होता बच्चे का जेंडर को डिसाइड करने में। ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लड़कियों, ऐसा ये भी एक मिथ है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़की को किचन में अलाउ नहीं करना चाहिए। देखिए अगर उसका पेन है, वो उसका फिजिकली वो हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसको रेस्ट करने देना चाहिए। ये भी एक रीज़न था कि पहले के टाइम में उससे काम नहीं करवाते थे। आगे है से नो टू ड्रग्स। देखिए जो लड़के हैं, आजकल तो लड़कियां भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, तो लेकिन कहते हैं कि लड़के ज़्यादा प्रोन है ड्रग्स वगैरह के, वो ज़्यादा सोचते हैं अरे भाई ये एक सिगरेट का सुट्टा यार मैं भी मार रहा हूँ तेरे साथ, एक पैक पी लूँ क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। आप इसके एडिक्टेड हो सकते हैं, छोटी एज में आप नशे के अधीन हो सकते हैं, आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, तो वो ये एक ऐसी लत है वो नहीं छूटती। यही एज है जिसमें आप अपने आप को बचा सकते हैं। और एक है, दूसरी है बीमारी एड्स। एड्स क्या होगा, ये एक वायरस की वजह से फैलती है, या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की से कोई सिरिंज है वो किसी दूसरे पर्सन में लग गई, वो तब हो सकती है, या ये एक सेक्स के द्वारा हो सकती है कि जब स्पर्म या जब ओवम एक दूसरे से टकराते हैं तो वो बच्चे में भी फैल सकती है, या एक मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में या फीमेल से मेल में भी जा सकती है। ठीक है, तो अगर किसी को HIV है, देखो बच्चों आप नहीं समझ पा रहे, HIV बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको इस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कॉन्डम्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ये जो कीवर्ड्स हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी आप दूसरी वीडियोस भी देखें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।